हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन प्रबंधकीय निर्णयों हेतु लेखांकन की यूनिट 4, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पूंजी बजटन, कैपिटल बजटिंग। ये क्या होता है और साथ ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं इसकी विशेषताएं, इसकी प्रकृति या प्रकार और उद्देश्य या महत्व। तो स्टूडेंट्स, हम पहले समझेंगे कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमें यह पता होगा कि दो प्रकार के व्यय होते हैं। हम बिजनेस में, व्यवसाय में दो प्रकार के व्यय करते हैं। एक होता है आगम नेचर का, जिसको हम बोले रेवेन्यू नेचर का, और दूसरा होता है पूंजी नेचर का, कैपिटल नेचर का। तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? ऐसे सभी खर्चे जो हम दिन प्रतिदिन के व्यवसाय में करते रहते हैं, जिनकी अमाउंट जो है वह कम होती है और हमें रेगुलरली करने होते हैं। जैसे रिपेयरिंग करवाना, ये जो है रेगुलर का खर्चा है, तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर के खर्चे, आगम नेचर के खर्चे। और पूंजीगत खर्चे कौन से होते हैं? जो कि व्यवसायी के द्वारा बिजनेस में कभी कभी किए जाते हैं और जिनकी राशि बड़ी मात्रा में होती है। और जब हम छोटे मोटे खर्चे कर रहे हैं, बिजनेस के डेली रूटीन से संबंधित खर्चों को यदि कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी राशि जो है वो बहुत कम होती है। जैसे मशीनें खराब हो गई, इनकी रिपेयरिंग करवाना है, मैकेनिक को बुलवाया, हमने रिपेयरिंग करवा ली, तो आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो इसकी अमाउंट बहुत कम होती है। तो आगमगत खर्चे जो है वह चूंकि दिन प्रतिदिन के व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो इसमें जो है हमें किसी प्रकार के डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करें कैपिटल नेचर के खर्चों की, पूंजीगत नेचर के खर्चों की, जो कि बड़ी मात्रा में होते हैं, बड़ी मात्रा का अर्थ है कि राशि जो है वह बड़ी होती है और यह बिजनेस में कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई मशीन आपकी खराब हो गई है बिजनेस की, उसे आपको बदलना है, तो ये क्या हुआ? बड़ा खर्चा हुआ, आपको नई मशीन खरीदनी है। तो यहाँ पर जब आप कोई नई मशीन खरीदना चाहेंगे तो आपको क्या होगा? एनालिसिस करना होगा। पहले आपको उसका विश्लेषण करना होगा कि हम जो मशीन नई वाली लेकर आने वाले हैं, उससे हमें लाभ जो है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, पूंजी बजटन की समस्या कहां पर आती है? दीर्घकालीन विनियोग के समय। ठीक है, तो जब भी कैपिटल बजटिंग की शब्द की बात आएगी तो इसका अर्थ होगा दीर्घकालीन विनियोग से संबंधित। तो अब हम इसका आशय समझें कि पूंजी बजटन क्या होता है। तो पूंजी बजटन का आशय होता है कि किसी भी व्यवसाय के द्वारा दीर्घकालीन विनियोग करने के लिए जितने भी प्रस्तावित प्रस्ताव हैं, जितने भी उपलब्ध प्रस्ताव हैं, उनका विश्लेषण इस तरीके से करना कि व्यवसायी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो, वह पूंजी बजटन कहलाता है। देखो, शाब्दिक अर्थ अपन देखें, पूंजी का बजट बनाना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें इसका, तो क्या होता है? पूंजी का बजट बनाना। और पूंजी मीन्स हम जो बड़ी मात्रा में करते हैं, कभी कभी करते हैं, और जो कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी मशीन को रिप्लेस करने के लिए, या जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, नई शाखा खोलने के लिए हम सोच रहे हैं, उस समय यह जो है किए जाते हैं। तो पूंजी का बजट हम किस तरीके से बनाएंगे कि हमें जो पैसा हम जो लगा रहे हैं, हम जो विनियोग कर रहे हैं, उस पे हमारा जो प्रतिफल है, हमें जो रिटर्न मिलने वाला हो, वो क्या हो? अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। तो क्या परिभाषा हो गई, क्या आशय हो गया हमारा पूंजी बजटन का? कि बिजनेस में दीर्घकालीन विनियोग से प्राप्त होने वाले लाभ को अधिकतम करने के लिए जो पूंजी का बजट बनाया जाता है, वह पूंजी बजटन कहलाता है। ठीक है,
इसको हम सामान्य शब्दों में कहेंगे कि किसी भी संस्था के द्वारा पूंजी का विनियोग स्थायी संपत्तियों में या दीर्घकालीन विनियोग के रूप में इस तरीके से किया जाए कि उस विनियोग से प्राप्त होने वाला लाभ अधिकतम हो, उसे पूंजी बस्टन कहा जाता है। क्लियर? एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बिजनेसमैन की बिजनेस की एक मशीन खराब हो गई है और उसे अब नई मशीन खरीदनी है, तो उसके पास 1 लाख रुपए है और जो मशीन उसे अपने बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है उसके लिए मार्केट में 4 तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। जब उसने मार्केट में पता किया तो 1 लाख रुपए उसको लगाने हैं और उसके लिए 4 ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं। चारों मशीनों से उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है, मतलब अभी जो वो काम कर रही है मशीनें, इन चारों में से किसी भी मशीन को वो खरीदता है तो उसका उद्देश्य फुलफिल हो जाएगा। अब इन चारों में से कौन सी मशीन वो खरीदे? चारों से उसका काम कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इन चारों में से वह कौन सी मशीन खरीदे कि उसका लाभ अधिकतम हो, यह कहलाता है स्टूडेंट कैपिटल बजटिंग। तो इसके लिए वो क्या करेगा? इसकी पूरी गणना करेगा, उसकी पूरी कि इस मशीन में यदि लगाता है तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ही वो चारों मशीनों पे पूरी कैलकुलेशन करेगा कि यदि जो है मैं 1 लाख रुपए ए मशीन पे लगाता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा, मुझे कितना देना पड़ेगा, कितना कुछ पैसा जो है मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से वह एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेगा। तो जिसका जो है प्रत्याय सबसे अधिक होगा और कम समय में रिटर्न होगा। देखो इसको और समझ लें। मान लीजिए ये मशीन से रिटर्न जो है वो 50,000 रुपए पर ईयर हो रहा है, मतलब प्रतिफल जो मिल रहा है हमें वो 50,000 रुपए, एक साल में 50,000 मिल रहा है। तो 1 लाख रुपए कितने साल में कवर हो जाएंगे? पहले साल में 50,000 मिलेंगे, दूसरे साल में 50,000 मिलेंगे। तो मतलब ए मशीन से हम बात करें तो 2 साल में पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए बी मशीन जो है उससे 25,000 रुपए पर ईयर मिल रहे हैं। एक साल में रिटर्न जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 25,000। तो 1 लाख रुपए कवर हमको कब होंगे? 4 साल में होंगे। ठीक है। और सी मशीन ऐसी है कि जिसमें रिटर्न जो है उसे ऐसा मिल रहा है 75,000 रुपए, 75,000 रुपए और तीसरे साल में भी 75,000 रुपए। तो इसको 2 लाख रुपए कब मिलेंगे? तो देखिए 1 लाख रुपए कब रिटर्न मिलेंगे? 1 साल, और 75,000 जो है वो 12 महीने में मिल रहे हैं। तो 6 महीने में कितने मिलेंगे? 37,500। तो करीब हम समझ लें कि सी मशीन से 1 साल 3 महीने में, हम लगभग पे बात कर रहे हैं। और डी मशीन जो है उससे मान लीजिए पर ईयर 20,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है। डी मशीन जो है उससे 1 साल में 20,000 मिल रहे हैं। तो 1 लाख रुपए कवर करने में कितने साल मिलेंगे? 5 साल लगेंगे। तो इसमें से कौन सी मशीन बेटर है? तो स्टूडेंट इसमें जिस मशीन से जल्दी पैसा वापस मिल गया, 1 लाख रुपए जो हमने लगाए थे, जिस मशीन से सबसे जल्दी पैसा हमको वापस मिल गया, तो वो मशीन कौन सी होगी? सी। तो पूंजी बस्टन के अंतर्गत हम कौन सी मशीन को सेलेक्ट करेंगे? सी मशीन को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें प्रत्याय सबसे ज्यादा है, 75,000 रुपए है पर ईयर का, और हमने जो 1 लाख रुपए लगाया है वो हमको जल्दी से जल्दी कम समय अवधि में रिटर्न मिल रहा है। तो ये होता है स्टूडेंट पूंजी बस्टन की क्या किसी भी व्यवसायी के द्वारा स्थायी संपत्तियों में विनियोग करने के लिए या दीर्घकालीन विनियोग करने के लिए ऐसी योजना का चुनाव करना जिसमें अधिकतम प्रत्याय हो और सबसे कम समय में वापसी हो, इस योजना को बनाना वह कहलाता है पूंजी बस्टन, कैपिटल बजटिंग। क्लियर हुआ आपको? अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आशय से ही विशेषताएं बनती हैं। तो क्या क्या विशेषता है इसकी? पहली विशेषता है पूंजी व्यय का मूल्यांकन। सबसे मेजर जो चीज है पूंजी बस्टन में वो क्या है? पूंजी व्यय का मूल्यांकन। हम इसके अंतर्गत क्या करते हैं? कौन से व्ययों को ध्यान में रखते हैं? केवल पूंजीगत व्यय का हम मूल्यांकन करते हैं। पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं? समझ में आ गया ना? बड़ी मात्रा में किए जाते हैं और जो कि बिजनेस की
किसी विस्तार की योजना से संबंधित होते हैं, नए प्रोडक्ट को जो है लॉन्च करने से संबंधित होते हैं और बड़ी राशि में किए जाते हैं। तो पूंजी बस्टन के अंतर्गत हम पूंजी व्ययों का मूल्यांकन करते हैं। फिर प्राथमिकताओं का निर्धारण, जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था, 4 मशीनें थी हमारे पास, तो हम जो है जितनी भी ऑप्शन उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है हमारे 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए, हम पहले उन विकल्पों को चुन लेते हैं, उनका कैलकुलेशन कर लेते हैं एक जैसी विधि से, फिर उसमें जो है हमें सबसे अधिक लाभ देने वाली योजना का हम चुनाव कर लेते हैं। तो प्राथमिकता हमारी डिसाइड हो जाती है। फिर व्ययों में समन्वय, व्ययों में हम समन्वय करते हैं, हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं, हम कोऑर्डिनेशन इस तरीके से करते हैं कि हमारा लाभ क्या हो, अधिकतम हो। व्ययों में नियंत्रण, देखिए हम किसी भी कार्य को यदि कर रहे हैं और हमने पहले से उसके बारे में पूरा एनालिसिस कर लिया है तो हमें क्या फायदा होगा, हमारे व्ययों पर नियंत्रण लगेगा और हमें अच्छी क्वालिटी की चीज मिल जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इमरजेंसी अर्जेंट में फोटो खिंचवाएं और हमें पता है कि हमें फॉर्म भरना है तो हमें फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो हमें कम पैसों में अच्छी फोटो मिल जाएगी। और हम अर्जेंट में 1 घंटे में फोटो खिंचवाते हैं तो हमें कॉस्ट भी ज्यादा पे करनी पड़ती है और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, जल्दी जल्दी में जैसी फोटो आ गई हमें लगानी पड़ती है। तो व्ययों पे क्या होता है, नियंत्रण होता है। ठीक है, व्ययों का पूर्वानुमान, चूंकि पूंजी बस्टन के अंतर्गत हम पहले से ही कितना पैसा खर्च करना है उसका अनुमान लगा लेते हैं और उसी हिसाब से हम योजना बनाते हैं, तो हमें व्यय कितने होने वाले हैं, खर्च कितना होने वाला है उसका अनुमान हमें लग जाता है। निर्णयों का विश्लेषण, डेफिनेटली हमारे पास हमको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं और हमने चुनाव क्यों किया है उसका भी हमें संतुष्टि रहती है कि मैंने सी मशीन क्यों चुनी है, क्योंकि उसमें लाभ अधिकतम है और मैं जो पैसा लगा रही हूँ, विनियोग कर रही हूँ, वो मुझे जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट हमारा विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकृति की या प्रकार की। प्रकार कुछ अलग नहीं है, हम पूंजी बस्टन की प्लानिंग बिजनेस में कितने तरीकों से कर सकते हैं, किन किन कामों के लिए करते हैं, उसी से उसकी प्रकार बने हैं। विस्तार की योजना, बिजनेस में विस्तार हम कैसे करते हैं, प्रोग्रेस करना है बिजनेस में, या तो नई ब्रांच खोलेंगे, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या फिर जो है हम नई शाखा खोलेंगे, या फिर जो है हम हमारी यूनिट को बढ़ाएंगे। हमारी अभी छोटी यूनिट थी, हम बड़ी यूनिट करेंगे। अभी हम लोकल लेवल पर बिजनेस कर रहे थे, अब हम नेशनल लेवल पर बिजनेस करेंगे। तो ये सब क्या है, विस्तार की परियोजनाएं। तो जब किसी व्यवसाय के द्वारा कोई इस प्रकार का कार्य किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सा, नई मशीनें लगा रहे हो, नई शाखा खोल रहे हो, ठीक है, नई यूनिट डाल रहे हो, नया उत्पाद प्रोडक्ट जो है वह लॉन्च कर रहे हो, तो ऐसी कोई योजना के लिए वो बजट बना रहे हो तो वह विस्तार संबंधी परियोजना कहलाती है। प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट, पुरानी मशीन खराब हो गई है, पुराना बिजनेस जो है वो चेंज करना है, या पुरानी यूनिट को अब हमें बंद करके नई यूनिट खोलना है, तो वो सब क्या कहलाएगी, उसके संबंध में यदि हम योजना बना रहे हैं तो वो कहलाएगी प्रतिस्थापन योजना। शोध व विकास की परियोजना, जैसे सर्फ एक्सेल का एग्जांपल लें, इसके आपने यदि शुरुआत से लेके अभी तक के प्रोडक्ट देखे तो उसमें बहुत रोज के अपडेट हो रहे हैं, या हम सॉफ्टवेयर में देखें, मोबाइल का सॉफ्टवेयर देखें या कोई ऐप देखें तो अपडेट करते हैं हम, तो वो क्या हो रहा है, शोध और विकास के कारण। तो ऐसे ही यदि बिजनेस का टाइप ऐसा है जिसमें रोज रिसर्च की जाती है और प्रोडक्ट को बेटर से बेटर बनाया जाता है, तो उसके लिए जब हम प्लानिंग करेंगे, उसमें पैसा लगाने के बारे में जब हम सोचेंगे, तो वो कौन सी परियोजना हो जाएगी, शोध व विकास की। क्लियर। फिर उत्पादन प्रक्रिया परियोजनाएं, जब हम जिस प्रक्रिया से उत्पादन अभी कर रहे हैं उस प्रक्रिया में परिवर्तन करने का सोच रहे हो। जैसे आप ह्यूमन बीइंग को ज्यादा यूज कर रहे थे, मानव जो है ज्यादा उपयोग हो रहे थे, अब आप सोच रहे हैं ऑटोमेशन कर दे, मतलब हम मशीनें जो है टेक्नोलॉजिकल नई नई मशीनें लगा दे जिससे पूरा काम जो है वो ऑटोमेशन से हो जाए। तो ये क्या होगा, उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन।
तो जब जो है किसी व्यवसायी के द्वारा अभी वर्तमान में जो प्रोसेस अपनाई जा रही है उत्पादन करने की, उसमें यदि वह चेंज करता है तो उसके संबंध में यदि वह योजना बनाता है पैसों की, बजट की, तो वह कहलाता है उत्पादन प्रक्रिया परियोजना। और व्यवस्था परियोजनाएं, वर्तमान समय में हमें बहुत अच्छे से पता है कि आज के एम्प्लॉय को, कर्मचारी को अलग अलग प्रकार की सुविधा कंपनियों के द्वारा दी जाती है, जैसे उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, पढ़ाई की व्यवस्था करना, मेडिकल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करना, शौचालय की व्यवस्था करना और छुट्टियों की व्यवस्था करना। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं जो है वह बहुत सी प्राइवेट कंपनी अवेलेबल करवाती हैं। जैसे हॉस्पिटल खोलना है तो उसके लिए भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत पैसा कंपनी वालों को लगाना रहेगा। तो वहां भी जब हम इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए परियोजना बनाएंगे और बजट के बारे में सोचेंगे तो वो कौन से प्रकार का हो जाएगा, व्यवस्था परियोजना। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट, यदि आपको कैपिटल बजटिंग के प्रकार आते हैं या प्रकृति आती है, नेचर आता है, कितने नेचर के हो सकती है परियोजनाएं कैपिटल बजटिंग की, तो आपको ये आंसर लिखना है। अब हम बात करेंगे उद्देश्य या महत्व की। कैपिटल बजटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें पहले से प्लान करना है, या इसका क्या उद्देश्य है। तो इससे हमें क्या होता है, हमारा लाभ अधिकतम होता है, लागत कम से कम होती है, हमें पहले से पता लग जाता है कि हमें कितना खर्च करना है। तो नेचुरली ये क्या है, बहुत अच्छी परियोजना है। तो धन की व्यवस्था, तो इसमें जो है हम पहले से ही प्लान करते हैं कि हमें कौन सी मशीन खरीदनी है, कितने रुपए हमको इन्वेस्ट करने हैं। तो उस हिसाब से हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें अब नई मशीन लगानी है तो 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो धन की व्यवस्था जो है योजना के अनुसार हो जाती है। बजटिंग में सुविधा, जब हम कैपिटल बजटिंग कर लेते हैं कि हमें 1 लाख रुपए मशीन पे लगाने हैं, तो बाकी की जो व्यवस्थाएं करनी है, हमें बाकी के बारे में डिसीजन करना है। जैसे बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में यदि यह डिसाइड हो गया पहले कि हमें कहाँ पर पार्टी देनी है, तो बाकी की चीजें क्या होंगी, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज होंगी। यदि हमारे पास यही पता नहीं है कि हमें हमारी बर्थडे पार्टी कहाँ पर देनी है, तो क्या होगा, बजट पूरा आपका चेंज होगा। सॉरी। तो जब कैपिटल बजटिंग हो जाती है तो हमें बाकी की चीजों में सुविधा मिलती है। जोखिम, हमारा जोखिम कम से कम हो जाएगा क्योंकि हमने क्या किया है, जितने भी मार्केट में विकल्प उपलब्ध थे, ऑप्शन अवेलेबल थे, हमने उसका कैलकुलेशन कर लिया है और सब जो है हमने हमारी सुविधा अनुसार पूरा चेक कर लिया है, और जिसमें हमें लाभ सबसे ज्यादा है उसके हिसाब से हमने क्या करा है, डिसीजन लिया है। तो हमारी जोखिम क्या होगी, कम से कम हो जाएगी। ठीक है, लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और ये इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं होते हैं कि हमें नई मशीन खरीदनी है तो सोचते हैं कि 10 दिन के लिए बुलवा लेते हैं, फिर देख लेंगे, नहीं होगा तो हम बदल देंगे। यह जो है प्रैक्टिकल रूप में पॉसिबल नहीं है। जब हम कोई बड़ी चीज करते हैं तो हम बहुत बार सोचकर उसको करते हैं। तो क्या होता है कि कैपिटल बजटिंग करते समय हमारे पास बहुत सा समय होता है और चेंज करने के ऑप्शन होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग करने से हमें क्या होता है, चुनाव करने की लोचशीलता होती है। हम चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे विकल्पों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो हम आसानी से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार डिसाइड करने के बाद हम उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लोचशीलता जो है वो मिलती है। अधिकतम लाभार्जन तो मेन उद्देश्य है ही। बिजनेस में जितने भी हम गणना कार्य कर रहे हैं, बजट बनाते हैं, जितने भी पूर्वानुमान लगाते हैं, उन सबका मेन और मेजर उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभार्जन। लागत पर नियंत्रण, नेचुरली हमारा मेन उद्देश्य ये 2 ही हैं महत्व, कि अधिक से अधिक लाभ हमको मिले और कम से कम खर्चे में हमारी जो चीज है वह क्या हो, बहुत अच्छी आए, किस्म जो है हमारी उच्च स्तर की हो और खर्चा हमारा कम से कम लगे। क्योंकि बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, लाभ अधिक से अधिक कमाना। और आज के समय में क्या, पुराने समय में भी हम क्या चाहते हैं कि खर्च कम से कम हो। तो ये है स्टूडेंट कैपिटल बजटिंग क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उद्देश्य और महत्व। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं पूंजी बजटन श्रेणियन की विधियां, मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। हमने क्या पढ़ा, कैपिटल बजटिंग के थ्रू
हम क्या करते हैं कि जितने भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी हम लाभदायकता के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं और उसमें फिर हम रैंकिंग का काम करते हैं, श्रेणीयन रैंकिंग देते हैं। तो रैंकिंग हम किसको देंगे सबसे ज्यादा? यदि जो है हम लाभदायकता के आधार पर बात कर रहे हैं तो जिसकी लाभदायकता सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा है, उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। और यदि हम इन्वेस्टमेंट हमने जो किया है, विनियोग जो हमने किया है, वह कितने समय में वापस आ रहा है, जब हम उसके हिसाब से रैंकिंग देंगे तो जिसका समयावधि कम होगी, जिसका पे बैक पीरियड कम होगा, उसे हम फर्स्ट रैंक देंगे। तो उसको कैलकुलेट करने की हमारे पास ये मेथड्स लिखी हुई हैं। पहली है अपरिहार्यता विधि, अर्जेंसी मेथड। सेकंड है पुनर्भुगतान अवधि, पे बैक पीरियड मेथड। शुद्ध वर्तमान मूल्य या कटौती रोकड़ प्रभाव विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड या डिस्काउंटेड कैश इन फ्लो मेथड। आंतरिक प्रत्याय दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और फिर है प्रत्याय की दर विधि, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। हम एक एक करके मेथड्स को समझते चलते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अपरिहार्यता विधि। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अपरिहार्यता विधि मतलब कि इतनी अर्जेंसी आ गई है, इतना अर्जेंट हो गया है कि जिसके बिना आपका प्रोडक्शन का कार्य है, उत्पादन का कार्य है जो वह बंद होने वाला है। तो उस समय में आपका इतना समय रहेगा क्या कि आप पूरी कैलकुलेशन कर पाएं, एनालिसिस कर पाएं और फिर डिसीजन लें? बिल्कुल नहीं। तो जब स्थितियां ऐसी हो बिजनेस में कि बिल्कुल अर्जेंट ही आपको जो है कोई टारगेट पूरा करना है और आपकी मशीन बिल्कुल खराब हो गई है और नई मशीन खरीदनी है, तो उस समय में हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तुरंत डिसीजन ले लेंगे। तो अपरिहार्यता विधि के अंतर्गत तुरंत की कंडीशन के हिसाब से जो बेस्ट और इजीली अवेलेबल ऑप्शन होता है, आसानी से उपलब्ध होने वाला विकल्प होता है, जो कि तुरंत 1 घंटे में हमारा काम शुरू करवा दे, ऐसे प्राथमिकताओं को देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें कोई कैलकुलेशन या हमें गणितीय गणना की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आपको विधि थ्योरी लिखने को आए तो आप इस मेथड को जरूर एक्सप्लेन कीजिए। अब हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है पुनर्भुगतान विधि, पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड, इसको हम डिटेल में समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। पुनर्भुगतान अवधि, पुनर्भुगतान अवधि के अंतर्गत पे बैक, पीबीपी बोलते हैं शॉर्ट में, पीबीपी, पे बैक पीरियड मेथड। इस मेथड के अंतर्गत हमने जो मशीन वाला एग्जांपल लिया था कि किस मशीन से हमारा पैसा जल्दी वापस आ रहा है, तो इस विधि के अंतर्गत हम समयावधि को देखते हैं कि हमने 1 लाख रुपए जो लगाए थे और 4 मशीनें थी, तो एक मशीन में 2 साल, दूसरी मशीन में 4 साल, तीसरी मशीन में 1 वर्ष 3 महीने और चौथी मशीन में 5 साल में पैसा वापस आ रहा था। तो हमने डिसीजन क्या लिया था? 1 वर्ष 3 माह वाला। तो यह पे बैक पीरियड का ही जो एग्जाम्पल था कि जब जो है हम किसी भी योजना को स्वीकार और अस्वीकार करने का डिसीजन इस आधार पर ले कि हमारे द्वारा जो राशि विनियोग की जा रही है वह कितने समय में वापस आ रही है, तो उसे हम कौन सी विधि बोलते हैं? पुनर्भुगतान विधि। ठीक है, अब हम इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि पे बैक पीरियड मेथड की गणना किस तरीके से की जाती है। तो इसमें 2 कंडीशन बन सकती है स्टूडेंट्स, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन बनती है कि जब प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह समान हो, पहली कंडीशन ये बनती है। और दूसरी कंडीशन बनती है कि जब रोकड़ अंतर्वाह मतलब कैश इनफ्लो असमान हो। ठीक है, प्रतिवर्ष का। तो पहली कंडीशन, 2 कंडीशन हो सकती है पे बैक पीरियड में कि जब प्रतिवर्ष रोकड़ अंतर्वाह समान हो, रोकड़ अंतर्वाह मतलब कैश इनफ्लो,
और कैश इनफ्लो मतलब कि प्रति वर्ष हम इनकम कितनी कमा रहे हैं, कैश इनफ्लो। रोकड़ अंतर्वाह मतलब हमारे बिजनेस में प्रति वर्ष कितनी रोकड़ आ रही है। उदाहरण इसमें कैसा रहेगा कि एक मशीन, जब एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी गई, जिस पर रोकड़ अंतर्वाह प्रति वर्ष कितना हो, 20,000 रुपए हो, 20,000 रुपए हो, तो पेबैक पीरियड निकालिए, पुनर्भुगतान अवधि निकालिए। यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्भुगतान अवधि निकालिए। ठीक है, और इसमें कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा कि ये एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी, ये लाइन सेम दी रहेगी, एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी, ठीक है, और प्रथम वर्ष 20,000 रुपए, द्वितीय वर्ष में 30,000 रुपए, तृतीय वर्ष में 40,000 रुपए और चतुर्थ वर्ष में 10,000 रुपए और 5वें वर्ष में 20,000 रुपए रोकड़ अंतर्वाह हुआ। रोकड़ अंतर्वाह हुआ तो पुनर्भुगतान अवधि निकालिए। आपको सिचुएशन अलग अलग समझ में आई। इसमें क्या लिखा है, दोनों में 1 लाख रुपए में खरीदी, मतलब बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, विनियोग किए। इसमें क्या दिया है, प्रति वर्ष 20,000 रुपए हो, रोकड़ अंतर्वाह हर साल का क्या है, समान है, और इसमें क्या दिया है, हर साल का अलग अलग दिया है। तो स्टूडेंट, यदि जो है रोकड़ अंतर्वाह समान हो और रोकड़ वाह असमान हो, अलग अलग हो, तो इस मेथड के अंतर्गत हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम बाकी की मेथड्स को भी विद एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, चलिए, जब रोकड़ अंतर्वाह समान हो तो हम पुनर्भुगतान अवधि निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है स्टूडेंट, प्रारंभिक विनियोग, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है, और अपॉन में वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह, वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह, ये वाला फॉर्मूला जो है हम पुट अप करेंगे। तो यदि हम इसमें देखें, प्रारंभिक विनियोग मतलब हमने कितना पैसा लगाया, तो इस एग्जांपल के हिसाब से हम क्या देखें, तो 1 लाख रुपए लगाया हमने, और वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह मतलब हर साल हमको चूंकि समान रोकड़वाह मिल रहा है, कैश हमारे पास एक जैसी आ रही है 20,000 रुपए। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5। तो हमारी पुनर्भुगतान अवधि कितनी आई, 5 वर्ष। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे द्वारा जो 1 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं वो हमें कितने साल में पेबैक होंगे, वापस मिलेंगे, 5 वर्ष में। ये आया समझ में आपको कि जब रोकड़ अंतर्वाह मतलब हम जो इनकम कमा रहे हैं वो हर साल की एक जैसी हो, तो हमें ये फॉर्मूला पुट अप करना है। ठीक है, क्लियर। अब हम समझेंगे दूसरा वाला उदाहरण, जहां पर हमारी हर वर्ष की रोकड़ अलग अलग है। इसको करने के लिए हम ये फॉर्मूला पुट अप नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, वर्ष, ये हम बनाएंगे वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह, कैश इनफ्लो का, और नेक्स्ट कॉलम हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम संचयी रोकड़ अंतर्वाह, कुमुलेटिव। देखिए, पहले वर्ष में हमें कितना कैश इनफ्लो दिया है, 20,000 रुपए, दूसरे साल में 30,000 रुपए, तीसरे साल में 40,000 रुपए, चौथे साल में 10,000 रुपए, और 5वें साल में 20,000 रुपए। ऐसा 5 सालों का उन्होंने हिसाब दिया।
और कहा है कि पुनर्भुगतान अवधि निकालिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका कुमुलेटिव कर लेंगे। कुमुलेटिव मतलब देखिए पहले साल में हमें कितनी इनकम हुई, 20,000 रुपए, ठीक है। दूसरे साल में 2 साल मिलाकर कितनी हो गई, 20,000 प्लस 30,000। दूसरे साल में हमें टोटल कितने पैसे मिल गए, 50,000 रुपए मिल गए। अब तीसरे साल में कितने आएंगे स्टूडेंट्स, 50, 2 साल के हो गए, तीसरे साल के और जोड़ दिए मैंने तो 90,000 रुपए हो गए। चौथे साल में हमें 90 में 10 और जोड़ दिए हमने, 1 लाख रुपए हो गए। और 5वें साल में हमारे हो गए 1,20,000। अब ये हमने निकाल दिया। इसके बाद हमें ये देखना है कि 1 लाख रुपए जो हमने लगाए हैं वो कौन से वर्ष में हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कौन से वर्ष में हमें मिल रहे हैं 1 लाख रुपए, चौथे वर्ष में हमें मिल रहे हैं, पूरे 1 लाख रुपए मिल गए हमको। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी पुनर्भुगतान अवधि जो है, पेबैक पीरियड हम बोले, असंचय की स्थिति में कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आया कि जब रोकड़ अंतर्वाह समान हो, मतलब हम जो इनकम कमा रहे हैं हर साल की यदि समान हो तो हमें ये फॉर्मूला पुटअप करना है। और यदि हमारा कैश इनफ्लो हर साल का अलग है तो हमें यह कुमुलेटिव निकालना पड़ेगा। क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो इस तरीके से पेबैक पीरियड में आपको 2 कंडीशन आ सकती है। अब हम स्टूडेंट इसमें समझेंगे कि इन सवालों में ये रोकड़ अंतर्वाह हमको दिया हुआ था 20,000 रुपए, लेकिन जब क्वेश्चंस डीपली हम जाते हैं तो उसमें कभी कभी हमको यह रोकड़ अंतर्वाह सीधे सीधे नहीं दिया रहता है, कैश इनफ्लो हमको निकालना पड़ता है। वो बाकी की जानकारी दे देते हैं, इनकम दे देते हैं, एक्सपेंडिचर दे देते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मेट होता है। तो जब क्वेश्चन में रोकड़ अंतर्वाह हमें नहीं दिया हो, कैश इनफ्लो नहीं दिया हो, तो पहले हमें कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमें यह फॉर्मूला पुटअप करना होगा। तो अब हम समझ लें कि कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। रोकड़ अंतर्वाह, यदि सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है तो आपको डायरेक्ट ये करना है, लेकिन यदि क्वेश्चन में कैश इनफ्लो नहीं दिया है और वो बोल रहे हैं कि रोकड़ अंतर्वाह निकालिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कैश इनफ्लो निकालना रहेगा। कैश इनफ्लो, रोकड़ अंतर्वाह, तो ये कैसे निकालते हैं उसको हम समझ लें। हमें जो है पहली स्टेप रहेगी हमारी, लाभ दिया रहेगा, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है वो हमें गिवन रहेगा, उसमें से सबसे पहले हम घटाएंगे डेप्रिसिएशन, ह्रास, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है वो हमें घटाना है, डेप्रिसिएशन ये हम माइनस करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, वो भी हम लिख लें, लाभ ह्रास के पश्चात व कर के पूर्व। ये जो लाभ आएगा वो कौन सा रहेगा स्टूडेंट, ह्रास के पश्चात व कर के पूर्व, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। इसके बाद अगली स्टेप होती है कर घटाएंगे। इनकम टैक्स हमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट बचेगा, लाभ ह्रास व कर के पश्चात, ह्रास व कर के पश्चात। ये वाला प्रॉफिट कौन सा बचा, टैक्स, हमने डेप्रिसिएशन भी घटा दिया और कर भी घटा दिया, तो लाभ कौन सा बचा हमारे पास, ह्रास व कर के पश्चात, आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इसके बाद स्टूडेंट हम इसमें जोड़ देंगे वापस से ह्रास, डेप्रिसिएशन को हम वापस एड बैक कर देंगे। तो हमारे पास ये जो प्रॉफिट बचेगा वो कौन सा बचेगा, जो हमें चाहिए, लाभ कर के पश्चात, कर के पश्चात व ह्रास के पूर्व। तो यही हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट,
कैश इनफ्लो। ये बहुत ध्यान रखना है। इसे हमें क्यों ध्यान रखना है कि कभी कभी स्टूडेंट हो सकता है कि आपको ये वाली स्टेप का प्रॉफिट दे दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन सा वाला प्रॉफिट दिया है, ह्रास के पश्चात व कर के पूर्व। तो इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका अर्थ है कि इसमें से डेप्रिसिएशन घटा हुआ है और कर घटाना है और डेप्रिसिएशन को जोड़ना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये वाला प्रॉफिट दे देगा वो कि आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेप्रिसिएशन घटा हुआ है, कर भी घटा हुआ है, बस हमें डेप्रिसिएशन को जोड़ना है। और कभी कभी ये दे देगा, ये तो हमने समझे कि कैश इनफ्लो, कभी आपको ये वाला प्रॉफिट दिया है। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। कौन सी स्टेप का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वह स्टेप आपको पता होनी चाहिए। यदि ये वाला प्रॉफिट दिया है कि आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, मतलब हमारा दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट ये फॉर्मूला या ये लगाना है। यदि ये वाला दिया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन एड बैक करना है। तो स्टूडेंट ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियरली याद होनी चाहिए कि कौन से लेवल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इस कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए अब हम देखेंगे उदाहरण उस मेथड को समझने के लिए जब हमें कैश इनफ्लो नहीं दिया है। तो हमारा एग्जाम्पल ये रहा, नाहर लिमिटेड अपनी उत्पादन क्षमता के विस्तार हेतु निम्न 2 मशीनों में से किसी एक के क्रय पर विचार कर रही है। हमने पढ़ा था इसमें थ्योरी में कि विकल्प रहते हैं, उसकी हम कैलकुलेशन जो है वह करके देखते हैं। और विवरण हमको इस प्रकार दिया हुआ है, मशीन की लागत 7,50,000 रुपए है दोनों मशीनों की। उत्पादन लागत जो है हमें दी हुई है सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, उपरिव्यय दिया हुआ है तीनों, और विक्रय की राशि दी हुई है। और मशीन का जीवन काल 5 इयर्स और 4 इयर्स दिया है। मशीन का अवशेष मूल्य ये दिया हुआ है हमको। आयकर की दर 10% है, पूंजी पर ब्याज की दर 10% है। भुगतान वापसी विधि के आधार पर बताइए कि कौन सी मशीन खरीदना अधिक लाभदायक होगा। हमको कौन सी मेथड यूज करनी है इसमें, भुगतान वापसी अवधि विधि। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है पहले कैलकुलेशन करनी होगी कैश इनफ्लो की, रोकड़ अंतर्वाह, मतलब बिजनेसमैन के द्वारा कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है। हमें यहाँ पे रोकड़ अंतर्वाह कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे रोकड़ अंतर्वाह की। तो हमने जो फॉर्मेट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कॉलम पे हम कर लेते हैं, सिस्टमैटिक हो जाएगा। दोनों मशीनों की एक साथ, ये मशीन ए और ये मशीन बी। सबसे पहले हम ले लेंगे विक्रय, कितने का विक्रय किया। तो देखिए विक्रय हमें दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 10 लाख और 8 लाख। सबसे पहले हम विक्रय मूल्य ले लेंगे, देन इसमें से हम घटा देंगे लागत, कॉस्ट। कौन कौन सी लागत है उसकी, खर्च कौन कौन से हैं, तो सामग्री, श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, उपरिव्यय में कारखाना, कार्यालय और विक्रय व्यय। ये जो है हमारी टोटल लागत हो गई। हम इसको टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,50,000 और ये हो गया आपका 2 लाख। तो इसकी लागत आ रही है 4,50,000। ऐसे ही जो हम मशीन बी की लागत को भी टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास है ये हो जाएगी 3,75,000। तो ये हमने लागत का टोटल कर लिया, सभी प्रकार की लागत को हमने टोटल कर लिया। ये माइनस कर लेंगे हम 5,50,000 और इसको हम कर लेंगे 4,25,000। ये आया हमारा लाभ किसके पूर्व, ब्याज, कर व ह्रास के पूर्व, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब हम इसमें से घटाएंगे पूंजी पर ब्याज।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो पूंजी पर ब्याज की दर हमें 10% दी हुई है और पूंजी पर ब्याज, पूंजी कितनी लगानी है हमको, कितना पैसा जो है खर्च करने का सोच रहे हैं हम, 7,50,000 रुपए। तो यदि वो कहीं से लोन लेता है, पूंजी 7,50,000 रुपए इकट्ठा करता है कहीं बैंक से या किसी व्यक्ति से, तो उसे 10% ब्याज देना होगा। तो ये भी क्या हुआ, बिजनेस का खर्च हुआ। तो 7,50,000 का 10%, 75,000 रुपए जो है हम दोनों में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,75,000 और ये हो जाएगा हमारा 3,50,000। ये हमारा लाभ कौन सा आया, लाभ कर व ह्रास के पूर्व। ठीक है, हमने इसमें से ब्याज घटा दिया तो हमारा जो लाभ आया है वो आया है कर व ह्रास के पूर्व। अब हमारी कौन सी स्टेप आएगी, हमने फॉर्मेट पढ़ा है, अब हम इसमें से घटाएंगे डेप्रिसिएशन, ह्रास। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला है, यदि स्थायी किश्त पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति हमने अकाउंट में पढ़ी हुई है तो उसमें जो है हमें क्या क्या दिया हुआ है, मशीन की लागत दी हुई है, मशीन का जीवन काल दिया है और मशीन का अवशेष मूल्य दिया है। तो हम जो है इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मशीन की लागत 7,50,000 रुपए, इसमें से मशीन का अवशेष मूल्य 75,000 रुपए हम घटा देंगे और अपॉन में मशीन का जीवन काल, वो कितना दिया है 5। ये हम मशीन ए के लिए करेंगे, सेम प्रोसेस हम करेंगे मशीन बी के लिए। तो मशीन की लागत कितनी है 7,50,000 रुपए और मशीन का अवशेष मूल्य है 50,000 रुपए और जीवन काल है कितना, 4 वर्ष। हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1,35,000 रुपए जो है हमारा इसका डेप्रिसिएशन आएगा। सेम ऐसे ही जो है मशीन बी का डेप्रिसिएशन आएगा 1,75,000, इसको हम माइनस कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 0,0,0,0,4, 3,40,000 और इसको हम माइनस कर लें तो ये हो जाएगा हमारा 1,75,000। तो ये हमारा प्रॉफिट कौन सा आएगा, लाभ ह्रास के पश्चात, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया है, और वह कर के पूर्व। ठीक है, अब इसमें से हम क्या घटाएंगे, माइनस करेंगे कर, टैक्स। तो टैक्स हमें कितना दिया हुआ है 30%। 30% हम किसका निकालेंगे, ये जो हमारा प्रॉफिट आया है इसका हम 30% निकालेंगे, मतलब 3,40,000 का 30% और 1,75,000 का 30%। ठीक है, तो 3,40,000 का 30% जब आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1,02,000 और 1,75,000 का 30% जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 52,500। इसे भी हम जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो है प्रॉफिट कौन सा आएगा स्टूडेंट, लाभ ह्रास व कर के पश्चात, क्योंकि हमने वो दोनों चीजें घटा दी है। तो हम इसे घटा लें, 0,0,0, ये हो जाएगा 8, 3 और 2,38,000 जो है हमारा ये वाला प्रॉफिट आएगा, और इधर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,22,500, 1,22,500। अभी हमारा कैश इनफ्लो नहीं आया है। अब जो है हम इसमें क्या करेंगे, एक लास्ट स्टेप हमारी बची है, वो है एट लास्ट हमें ऐड करना है डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन हमने टैक्स के पर्पज से घटाया था 1,35,000 रुपए और 1,75,000 रुपए, उसे हमें वापस से ऐड बैक करना है। तो 1,35,000
और 1,75,000 हमें एड बैक करना है। तो ये जो प्रॉफिट आएगा ये हमारा होगा कैश इनफ्लो, ठीक है, रोकड़ अंतर्वाह। तो इसे जो है हम ऐड बैक कर लें, तो इसको हम लिख लें रोकड़ अंतर्वाह। ₹3,73,000 रुपए जो है हमारा ये आया, और इसको ऐड कर लेंगे तो 2,97,500 हमारा कैश इनफ्लो आ गया। अब जो है हमें यह स्थिति बतानी है कि दोनों में से कौन सी मशीन जो है वह बेटर है। तो अब जो है हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे। पेबैक पीरियड के अंतर्गत हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, कैश जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रारंभिक विनियोग बटे अपॉन रोकड़ अंतर्वाह। तो हम निकालेंगे पेबैक पीरियड इज इक्वल टू भुगतान वापसी अवधि का फॉर्मूला, वो क्या है वो हम लिख लें ताकि याद रहे, प्रारंभिक विनियोग बटे रोकड़ अंतर्वाह। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। देन हम मशीन ए और मशीन बी दोनों के इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारी प्रारंभिक विनियोग दोनों मशीनों के लिए कितना हम करना चाह रहे हैं, 7,50,000 रुपए, और रोकड़ अंतर्वाह जो हमारा पहली मशीन के लिए आया है वो है 3,73,000 रुपए, ठीक है। सेकेंड मशीन के लिए हमारा रोकड़ अंतर्वाह प्रारंभिक विनियोग है 7,50,000 रुपए, और हमारा कैश इनफ्लो कितना आया है 2,97,500 रुपए। हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमारी पहली मशीन का आ रहा है 2.01 ईयर्स, और दूसरी मशीन का आ रहा है 2.52 ईयर्स। अब हमें यहां पर डिसीजन देना है। तो चूंकि हमारी मेथड है भुगतान वापसी अवधि, पेबैक पीरियड, इट मीन्स हमारा पैसा जितना कम समय में वापस आ रहा है वो फायदेमंद होती है। तो इन दोनों में जिसके ईयर्स कम आ रहे हैं वो मशीन खरीदना फायदेमंद है। तो लास्ट में हम जो है आंसर पुटअप करेंगे। क्या लिखेंगे हम कि आंसर मशीन ए को खरीदना लाभदायक है, ठीक है। मशीन ए को खरीदना लाभदायक है क्योंकि इसका भुगतान वापसी अवधि जो है वह कम है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, यदि आपको प्रश्न में कैश इनफ्लो नहीं दिया हुआ है, बाकी जानकारी इस तरीके से दी हुई है, तो पहले हमें इस तरीके से कैश इनफ्लो निकालना रहेगा और उसके बाद हम फॉर्मूला पुटअप करके हमारे आंसर को लिखेंगे।